लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके कुछ हम लोग पॉइंट्स देख रहे थे, ऑब्जर्वेशंस देख रहे थे और क्या स्टेप्स लिए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया था रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। ठीक है, रिड्यूसेस फ्रॉम 17 टू 8। सेकेंड पॉइंट है हमारा इसी में, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट रिफर्स टू सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सेल की गई है इक्विटी शेयर्स की पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स, उनको हमने सेल कर दिया है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को। द गवर्नमेंट डिसाइड टू विड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम PSUs एंड इनकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मैनेजिंग प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि उनका जो होल्ड है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पर, उसको विड्रॉ कर लिया जाए और प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उनको इनकरेज किया जाए इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को मैनेज करने में। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट विल इम्प्रूव मैनेजेरियल एफिशिएंसी ऑफ PSUs। इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इससे क्या होगा कि जो PSUs की एफिशिएंसी है, मैनेजेरियल एफिशिएंसी है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर, नंबर ए है हमारा इसी में, रियलाइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड्स ब्लॉक्ड इन दीज यूनिट्स एंड utilizing them for other social priority projects such as education, health, etc. तो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो भी फंड इसमें फंसा हुआ है उस फंड को रियलाइज करना और उसको कहाँ यूटिलाइज कर लेना, जो अदर सोशल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि हेल्थ हो गया और एजुकेशन वगैरह हो गए। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे इस फंड को यूज़ कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। बी पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग डेप्थ एंड इंटरेस्ट बर्डन। इससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट बर्डन है और डेप्थ है वो भी कम हो जाएगा। ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। इससे हम क्या कर रहे हैं, जो रिस्क है पब्लिक सेक्टर का उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल कम हो रहा है। और ई पॉइंट है डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है जिसको केवल गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है, उसको क्या करना, डिस्करेज करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसी में हमारा पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब सिक यूनिट्स क्या है इसको समझते हैं। ऑल द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वर हैंडेड ओवर टू BIFR, मीन्स बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो ऐसी जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं जो कि लॉस मेकिंग है, उनको क्या कर दिया गया था, हैंड ओवर कर दिया गया था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को। ठीक है, जिसको BIFR भी बोलते हैं। तो BIFR डिसाइडेड टू वाइंड अप सम वेरी सिक यूनिट्स एंड टू रिवाइव and rehabilitate some other sick units where there is scope to convert them into healthy units। तो BIFR ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि वो बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनीज जो हैं जिनको हम लोग वेरी सिक यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया, उसको बंद करने का डिसाइड किया। और जब बंद करने का डिसाइड किया तो साथ ही साथ ये भी किया कि कुछ कंपनीज ऐसी थी जिनको थोड़ा सा रिवाइव या फिर रिहेबिलिटेट करके उनको हेल्दी यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता था, तो उनको उसने कन्वर्ट भी किया। देयर वॉज लॉट ऑफ अपोजिशन शोन बाय द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ यूनिट्स विच वर डिसाइडेड टू बी क्लोज डाउन। तो लेकिन जो भी यूनिट्स क्लोज की जा रही थी उसके जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स थे उनसे बहुत ही ज़्यादा अपोज भी हुआ इस चीज़ के लिए। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप नेशनल रिन्यूअल फंड टू रिहेबिलिटेट एंड कॉम्पनसेट द वर्कर्स एंड ऑफर दम वेरियस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक नेशनल रिन्यूअल फंड बना दिया। ठीक है, किसके लिए, कि जो वर्कर्स हैं
उनको कंपनसेट करने के लिए और उनको अलग अलग तरीके की वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम्स को देने के लिए। देयर आर मैनी एंटरप्राइज विच आर वेरी सिक एंड द गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजिशन टू फीड देम एनी मोर। वहाँ पर कई सारी एंटरप्राइजेज ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग थी, और लेकिन गवर्नमेंट जो थी अब इस पोजीशन में नहीं थी कि वो उनको और सपोर्ट दे पाए। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द हार्श स्टेप of closing these units after providing safety to the workers of these units through national renewal fund। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उन यूनिट्स को प्रॉपर बंद कर दिया जाएगा। उसके पहले उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करी, किसको, कि जो उस यूनिट्स के जो वर्कर थे, किसके थ्रू, नेशनल रिन्यूअल फंड के थ्रू। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अंडर MOU द पब्लिक सेक्टर इज गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी। MOU के अंडर में क्या था, जो पब्लिक सेक्टर था वो ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रहा था। दे आर गिवन द टारगेट्स एंड टू अचीव दीज टारगेट्स दीज यूनिट्स आर ग्रांटेड ऑपरेशनल फ्रीडम बट दे आर अकाउंटेबल फॉर नॉट अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम। तो जो पब्लिक सेक्टर थे वो क्या करते थे कि जो वो क्या करते थे, टारगेट्स देते थे, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो ऑपरेशनल फ्रीडम देते रहते थे। ठीक है, उनको फ्रीडम दे रखी थी। दे आर अकाउंटेबल फॉर नॉट अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम। उनको कब बोला जाता था या कब पिंच किया जाता था, तब जब वो इस फ्रीडम के साथ भी, ठीक है, अपने रिजल्ट को ऑन टाइम पे अचीव नहीं कर पाते थे। थ्रू MOU द अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड एंड मोर ऑटोनॉमी इज ग्रांटेड टू दीज यूनिट्स बट दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट्स। अब MOU के थ्रू क्या किया जा सकता है कि जो मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस है इसमें, उसको कम किया जा सकता है और ज़्यादा ऑटोनॉमी ग्रांट की जा सकती है जो वर्कर्स हैं उनको। ठीक, ऑटोनॉमी का मतलब हो गया फ्रीडम से यहाँ पे। ठीक, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक रिजल्ट उनको निकालना होता था, फ्रीडम जो दी जा रही है उसके थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। अब ये तो था हमारा पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हम लोगों ने देख लिया अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टी कंपनीज या ग्लोबल एंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, मल्टी एंड नेशनल। मल्टीनेशनल में क्या है, दो डिफरेंट वर्ड होते हैं, एक मल्टी होता है और एक नेशनल होता है। मल्टी मीन्स मैनी एंड नेशनल मीन्स कंट्रीज और नेशंस। ठीक है, मल्टी का मीन्स मतलब क्या होता है, कई सारे, और नेशनल का मतलब होता है हमारा कोई भी एक कंट्री या नेशन। सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज। तो मल्टीनेशनल का मतलब क्या हो गया हमारे लिए, कि एक ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट हो रही हो। सच अ कंपनी हैज़ ब्रांचेज, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप इन डिफरेंट कंट्रीज। ऐसी कंपनीज की क्या होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज में। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, ग्लोबल एंटरप्राइज और इंटरनेशनल एंटरप्राइज। ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं इनको हम लोग ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, ग्लोबल एंटरप्राइज और इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर लोकेटेड इन वन कंट्री, जिसको हम लोग होम कंट्री बोलते हैं, एंड इट कैरीज बिजनेस इन द अदर कंट्रीज, जिसको हम लोग होस्ट कंट्रीज बोलते हैं। ऐसी जो कंपनीज होती हैं इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो एक कंट्री में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम कंट्री बोलते हैं। और जब होम कंट्री से वो अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस को ऑपरेट करती हैं या ब्रांचेस देती हैं, तो ऐसी ब्रांचेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे ब्रांचेस होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग होस्ट कंट्रीज। ठीक है, द मल्टीनेशनल कंपनीज गेट इनकॉर्पोरेटेड इन होम कंट्री। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं कहाँ पे, होम कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, हुंडई, नाइकी, रिबॉक, लॉरियल, सोनी, LG, सैमसंग एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है, हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। ठीक है, कंपनीज हैं।
अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम लोग, चलिए। तो चलिए फीचर्स हैं हमारे, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। सबसे पहला है हमारा जाइंट साइज। द एसेट एंड सेल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज। जो एसेट्स होती है और जो सेल होती है मल्टीनेशनल कंपनी की, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। दीज कंपनीज ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल। ऐसी कंपनीज लार्ज स्केल पे ऑपरेट होती हैं। देयर ऑपरेशंस आर सो ह्यूज एंड that sometimes their sales turnover exceeds the gross national product of a developing country। ठीक है, तो जो ऐसी कंपनीज होती है उसके बहुत ही बड़े स्केल पे ऑपरेट करना होता है, और उसके ऑपरेशन इतने बड़े हो सकते हैं कि कभी कभी वो उनकी जो सेल टर्नओवर होता है वो जो डेवलपिंग कंट्री है उसके जीएनपी से भी बहुत ऊपर निकल जाता है। फॉर एग्जांपल द फिजिकल एसेट ऑफ आईबीएम मींस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स एक्सीड्स $8 बिलियन। ठीक है, तो जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा आईबीएम है, उसकी जो फिजिकल एसेट है वो लगभग कितनी है, $8 बिलियन की है। ठीक है, और कई देशों की इतनी ही जीडीपी या सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उनका। सेकेंड है इंटरनेशनल ऑपरेशंस। इंटरनेशनल ऑपरेशंस क्या, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट किए जाते हैं। इट हैज़ इट्स ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज इन सेवरल कंट्रीज। इसके अपनी ब्रांचेज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ऑफिस होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। इट ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज इन होस्ट कंट्रीज। ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, जो इनका एक नेटवर्क होता है ब्रांचेस का और सब्सिडरीज का होस्ट कंट्रीज में। ठीक है, थर्ड हो गया प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है हमारा, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, specialized people and keep updating the knowledge and skill of their employees by imparting them training from time to time। तो ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं या स्पेशलाइज्ड पीपल्स हो गए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते जाते हैं, उनकी जो नॉलेज है और जो स्किल है उसको अपडेट करते रहते हैं, किस तरीके से, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के। ठीक है, इट एम्प्लॉयज प्रोफेशनल टू हैंडल द एडवांस इन टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एडवांस तरीके से मीन्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं उनसे भी अपने काम कर सकते हैं। फोर्थ आ गया हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल। द ब्रांचेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज फ्रॉम द हेडक्वार्टर लोकेटेड इन होम कंट्री। जो ब्रांचेज होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की वो अलग अलग कंट्रीज में फैली रहती हैं, और उनको कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, जो उनकी होम कंट्री में जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर होता है वहाँ से उनको कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है ये। ऑल द ब्रांचेज ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर्म बाय हेडक्वार्टर। जो भी ब्रांचेज होती हैं वो किस बेस पे ऑपरेट होती हैं, कि जो भी हेडक्वार्टर है उसने जो पॉलिसी फ्रेम की हैं उस पर ही वो जो ब्रांचेज होती हैं वो ऑपरेट की जाती हैं। तो आज की वीडियो में अभी हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे हम लोग और भी देखेंगे। ठीक है।